कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। खेतों में होगी हरियाली तो किसानों के घर में होगी खुशहाली। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारी तरफ से जोहार। और मेरे तरफ से भी सभी किसान भाइयों को जोहार, नमस्कार और भौजी को तहे दिल से प्यार। आपके प्यार को हम करते हैं स्वीकार और हमारे किसान भाई कर रहे हैं इंतजार। किसका? कृषि समाचार का और किसका। अच्छा, नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सपा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के किसान ले सकते हैं कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना से लाभ। आम का फल बाग लगाने में पौधारोपण में वर्गाकार तकनीक अपनाएं। मुर्गी पालन से बेहतर लाभ हासिल करने के लिए पालें उन्नत नस्ल गिरी राजा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के ज़्यादा से ज़्यादा किसान यदि अपने खेतीबाड़ी के काम में कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करें तो वो अपने काम को आसान बना सकते हैं और अपने काम में तेज़ी भी ला सकते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर सरकार कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना चला रही है। इस योजना से 2 स्तर पर किसानों को लाभ दिया जाता है। पहला है किसानों को व्यक्तिगत स्तर पर अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराना। दूसरा है प्रखंड स्तर पर कृषि उपकरण बैंक की स्थापना करना। कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन की योजना जो है हमारे राज्य में विगत पिछले 2 सालों से जो है व्यापक रूप से चलाई जा रही है। जहाँ तक आप यांत्रिकीकरण का प्रश्न है, ये आप देखेंगे किलोवाट के क्षेत्र में अगर इसको मापा जाए तो हम लोग अभी 0.7 किलोवाट पर हेक्टेयर ही हमारे यहाँ की अभी जो है विकसित की गई है यहाँ पर। लेकिन दूसरे राज्यों की तुलना में हम काफ़ी अभी पीछे हैं। इसलिए यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए कृषि यांत्रिक का जो है व्यापक पैमाने पर समावेश किया गया है ताकि लोग जो है आधुनिक कृषि यंत्र का उपयोग करते हुए यहाँ के कृषि क्षेत्र में जो है उत्पादन और उत्पादकता को जो है बढ़ाया जा सके। प्राय आप देखते होंगे कि पोस्ट हार्वेस्ट के चलते जो है हमारा 20% अनाज जो है वो बर्बाद हो जाता है कटने के बाद। तो उसमें कृषि यांत्रिकीकरण का अगर हम उपयोग करते हैं तो इस क्षति से जो है हम बचाया जा सकता है किसानों के उत्पाद। इस वर्ष जून से लेकर अब तक राज्य के किसी जिले में ज्यादा तो किसी जिले में कम बारिश हुई है। ऐसी स्थिति को देखते हुए किसान बिचड़ा उसी खेत में लगाएं जहां जल स्रोत हो या सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो ताकि बिचड़ा पानी के अभाव में कमजोर ना हो। देखिए, जहाँ तक जून की बारिश है वो बहुत कम नहीं है और बिचड़ा गिराने के लिए जो बारिश होनी थी वो हुई है। और हम लोगों को जो जानकारी है, चूँकि बीजों का जो वितरण हुआ है उसमें किसान बिचड़े उगा रहे हैं, बिचड़े लगा रहे हैं। इसमें किसानों से मेरा यह अपील है कि बिचड़ा जो वो अपने हर खेत में लगाते हैं वो नहीं लगाएं। जहाँ पे जल स्रोत है वहाँ बिचड़ा लगाएं ताकि यदि कभी पानी की कमी भी होती है तो उपलब्ध जल स्रोत से उसकी सिंचाई आप कर सकें और बिचड़े को अच्छी अवस्था में बचा के रखा जा सके। किसान भाइयों, यदि आप आम का फल बाग लगाना चाहते हैं तो पौधारोपण में वर्गाकार विधि अपनाएं, यानी पौधा से पौधा के बीच 10 मीटर की दूरी रखें। साथ ही कतार से कतार के बीच भी 10 मीटर की ही दूरी रखें। आम के फल बाग लगाने में पौधों और कतारों के बीच 10-10 मीटर की दूरी रखने यानी वर्गाकार विधि अपनाने से ये लाभ होता है कि पौधों और कतारों के बीच पर्याप्त खाली जगह होता है जिससे दवा छिड़काव करने में सहूलियत होती है। साथ ही इन खाली जगहों पर धान्य या सब्जी फसलें भी लगाई जा सकती हैं। फल वृक्षों के लिए समान तौर पर जो विधि हम बताते हैं किसानों के लिए वो वर्गाकार विधि है जिसमें पौधे से पौधे की दूरी और जो 2 पंक्तियों के बीच की दूरी बराबर होती है। जैसे अगर आपको आम के पौधे लगाने हैं तो आपको 10 मीटर पौधे से पौधे की दूरी और 2 पंक्तियों के बीच की दूरी भी 10 रखेंगे। इस प्रकार एक वर्गाकार आकार का हमारा आकृति बनती है। इसमें काफ़ी हमारे जगह बच जाती है जिसमें आप आसानी से अपने ट्रैक्टर चला सकते हैं, कोई दवाई का छिड़काव कर सकते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं आ सकती। आप किसी भी दिशा से छिड़काव कर सकते हैं और बची हुई ज़मीन जो रहती है उसमें आप अच्छी तरह से आप धान्य फसलें, दलहनी फसलें या सब्जियों की खेती भी कर सकते हैं।
मुर्गी पालन स्वरोजगार का एक अच्छा माध्यम है और इससे अच्छी आय भी हासिल होती है। जो ग्रामीण मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं वो झारखंड की आबोहवा में आसानी से पलने वाली और स्वस्थ रूप से विकसित होने वाली नस्ल की मुर्गियां पालें। झारखंड के हिसाब से मुर्गी के लिए हमारे पास जो नस्लें है ये बैकयार्ड के लिए है बढ़िया सा, जैसे गिरिराजा हो गया, बनराजा हो गया, ग्रामप्रिया हो गया, फिर क्रिसब्रो हो गया, फिर केरी हो गया, फिर हमारे पास जो दिब्बान रेड है ये रामकृष्ण मिशन से भी होता है। तो ये सारे वेराइटी जो 5-6 वेराइटी है, इस सबसे झारखंड के लिए बढ़िया है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। फसलों में यूरिया के अधिक और लगातार प्रयोग से पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और गुदेदार एवं कमजोर होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। फलस्वरूप पैदावार घट जाती है। और अब एक नजर आज के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आई नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खदानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1800 रुपये से 2200 रुपये, चावल मध्यम 2300 रुपये से 2750 रुपये, चावल उत्तम 3700 रुपये से 4700 रुपये, गेहूँ 1550 रुपये से 2000 रुपये, चना 4550 रुपये से 5150 रुपये, दाल अरहर 9100 रुपये से 10000 रुपये, दाल मसूर 7500 रुपये से 8100 रुपये, दाल चना 5550 रुपये से 6100 रुपये, सरसों तेल 9500 रुपये से 10050 रुपये, चीनी 2550 रुपये से 2850 रुपये, आलू 550 रुपये से 950 रुपये और प्याज 1600 रुपये से 2300 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपको कृषि से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ मिली, मंडी भाव से लेकर के मौसम की जानकारी तक। तो भौजी ले लेते हैं छोटा सा विराम। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। तो किसान भाइयों, हम थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम आते हैं एक छोटे से विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो हम आगे की जानकारी भी हमारे किसान भाइयों को दे दें। जी, तो आज की जानकारी है। अच्छा भौजी, हम देखिए अभी तो बरसात का मौसम है और क्या है कि हम तो धान की खेती करेंगे और साथ में सोच रहे हैं कि थोड़ा मोड़ा सब्जी का भी खेती कर लिया जाए। तो पिछले बार तो हम बाहर से पौधा ला के सब्जी का खेती किए थे, मगर इस बार सोच रहे हैं ना कि अपने यहाँ खेत में ही नर्सरी लगा के उसमें बिछड़ा उत्पादन करके और इस बार सब्जी का खेती करें। इसके बारे में आपके पास कुछ जानकारी है क्या?
अरे मंगरा भाई, आप सोचते ज़्यादा हैं करते कम हैं, कीजिए। अरे तो ठीक है करेंगे, मगर आधा अधूरा जानकारी में करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा ना। तो पहले आप ऐसा करिए कि बता दीजिए पूरा खुल के, उसके बाद करेंगे। तो चलिए हम आपको और हमारे किसान भाई दोनों को लिए चलते हैं, जिसमें हम आपको जो है जानकारी देंगे कि खरीफ मौसम में नर्सरी किस प्रकार से तैयार की जाती है। उसके बारे में विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शिवेंद्र दुबे जी। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम में आपको कई तरह की जानकारी देते हैं और आज इसी क्रम में हम आपको जानकारी देंगे खरीफ सब्जियों के नर्सरी के बारे में। तो इस पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं एसके दुबे साहब। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो किसान अभी खरीफ सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, नर्सरी बनाना चाहते हैं, तो उसमें बहुत तरह के कारक होते हैं। तो जो प्रारंभिक स्तर है, प्रारंभिक स्तर में किस तरह के काम उनको करने चाहिए? सबसे पहला चीज़ तो हम लोग देखते हैं इसमें कि अगर हम सब्जी का अगर नर्सरी तैयार करने चलते हैं तो नर्सरी तैयार करने से पहले अगर जिस खेत में हमको नर्सरी लगाना है उस खेत को हम लोग पहले से गर्मा जुताई बिल्कुल अप्रैल से मई के बीच में हम लोग कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जितने भी रोगाणु और कीटाणु जमीन के अंदर पड़े हुए रहते हैं वो जलकर ख़त्म हो जाते हैं और कुछ तो डोरमेंट हो जाते हैं कि जब तक हमारा नर्सरी तैयार होता है तब तक वो बिल्कुल सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि जिस खेत में आप नर्सरी लगाने जा रहे हैं उसका चयन पहले से कर लें और उसका गर्मा जुताई 2 से 3 बार देसी हल से गहरी जुताई करके उसको तैयार रखें। तो ये चुनाव जो है वो किन बातों पर ध्यान देना चाहिए उनको? सबसे पहला चीज़ खेत का चुनाव में हमको ये देखना चाहिए कि अगर वर्षा का ऋतु आने वाला है, वर्षा का समय आने वाला है, तो जल जमाव से हमको कैसे निजात मिले। जल जमाव से निजात पाने के लिए हम लोग को ढालू और ऊंची ज़मीन, जो खेत की सबसे ऊंची ज़मीन है, जो ढलुआ हो और खेत के नज़दीक हमारा घर होना चाहिए, जिससे कि हम उसका नित्य क्रिया उसको नित्य दिन देखते रहें और उसको हम लोग उसका सुरक्षा करते रहें। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप जब भी नर्सरी खेत का चयन करने चलें तो बिल्कुल ऊंची जगह जो ढलुआ हो और बलुई दोमट मिट्टी हो। और तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि सॉइल पीएच जिसका 7 के आसपास हो उसी खेत का चयन करें। नहीं तो इसमें क्या होता है, जब अल्कलाइन मिट्टी होगा, अगर पीएच मान ज़्यादा होगा या कम होगा तो उससे खेत के जो नर्सरी लगेंगे, उसमें जिस खेत में नर्सरी लगेंगे उसका आप देखिएगा कि गलन रोग ज़्यादा आएगा, या तो नर्सरी हमारा बढ़वार सही नहीं रहेगा, या अगर बढ़वार सही रहेगा तो उसका थिकनेस मोटापा सही नहीं रहेगा। और जब मोटापा सही नहीं रहेगा तो बीज अगर हमारा स्वस्थ नहीं रहेगा, बिचड़ा हमारा, तो बिल्कुल वो खेत में जब जाएगा तो वो अच्छा प्रोडक्शन कभी भी दे नहीं सकता है। संबंधित एक सवाल है कि नर्सरी को तैयार करने के लिए कौन कौन सी ऐसी तकनीक है जो कि किसान भाई अपना सकते हैं? नर्सरी का खेत चयन के बाद अब हम लोग नर्सरी का लगाने का तकनीक, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है, हमने पहले बताया कि गर्मा जुताई। गर्मा जुताई होने से ये होता है कि खेत हमारा बिल्कुल भुरभुरा हो जाता है। भुरभुरा होने के बाद अब हम लोग जो सबसे ऊंची ज़मीन का जो हम लोग भुरभुरापन जो मिट्टी 1 से 2 इंच का मिट्टी है उसको पहले हम लोग हटा लेते हैं। तकनीक में सबसे पहला चीज़ है कि ऊपर की मिट्टी को हम लोग हटा लेते हैं और उसमें हम लोग पहला चीज़ है कि गोबर का खाद, कंपोस्ट जो होता है, उसको हम लोग जितनी मिट्टी को हटाए हैं उसमें हम लोग गोबर का खाद, कुछ मात्रा में चूना और थोड़ी सी बालू, बिल्कुल महीन बालू, उसको हम लोग लेके नर्सरी का जो मिट्टी जो निकाले हैं उसमें बिल्कुल मिला देंगे अच्छे से। तो मान लिया 2 इंच का मिट्टी हम लोग निकालते हैं और उसमें 2 इंच और फिल करते हैं तो वो 4 इंच और ऊंचा हो जाता है हमारा नर्सरी। तो हम लोग उसको पहले भुरभुरा बिल्कुल बना देंगे। भुरभुरा बनाने के बाद उसको ढक देंगे, मिट्टी जो बेड पे जिससे हटाए हैं उसी पे फिर से वापस कर देंगे। और तीसरी बात है सोलराइजेशन, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। किसान इसको समझते हैं, करते भी हैं, लेकिन उसका समय सही नहीं होता है, जिसके कारण उसका फ़ायदा उनको उन तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए सोलराइजेशन का समय है कि कम से कम 30 दिन तक प्लास्टिक ढका होना चाहिए। जैसे हम लोग मान लिया एक उसका तकनीक में ये महत्वपूर्ण है तैयार किया है उसको कि उसका बेड जो है, बेड जब हम लोग तैयार किए हुए हैं, सारा चीज़ फर्टिलाइज़र डाल दिए हैं, चूना डाल दिए हैं। और तीसरा चीज़ महत्वपूर्ण फैक्टर है, यहाँ दीमक का प्रकोप ज़्यादा है, तो दीमक का प्रकोप से बचाने के लिए या तो हम लोग लिंडेन पाउडर या थाइमेट का पाउडर उस खेत में मिला देते हैं। और सोलराइजेशन के लिए हम लोग एक उजला प्लास्टिक जो बिल्कुल आर पार दिखती हो
प्लास्टिक से बिल्कुल ढक देते हैं। ढकने के बाद अब हम लोग चारों तरफ से उसको मिट्टी ऊपर से चढ़ा देते हैं और उसका भाप को हम लोग निकलने नहीं देते हैं। इससे क्या होता है कि उसके अंदर का तापमान जो है 50 से 55 डिग्री तक चला जाता है। 50 से 55 डिग्री में जाने से सारा कीटाणु अंदर ही मर जाते हैं और खरपतवार का बीज जो है वो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। और हम ये जानना चाहेंगे कि नर्सरी की तैयारी हमने कर ली, उसके टेक्निक्स जो है उसके बारे में आपने बता दिया। अब अगर हम बात करें उसके देखभाल के बारे में, किसान भाई को लगा देते हैं उसके बाद वो छोड़ देते हैं, तो उसके देखभाल से संबंधित उनको बताएं कि हाँ किस तरह से इसका देखभाल करना चाहिए जिससे उनकी नर्सरी। कि हम लोग जब नर्सरी लगा देते हैं, नर्सरी लगाने के बाद अब हम लोग सबसे पहला चीज़ उसमें करते हैं कि नर्सरी में जब हम बीज लगाते हैं तो वो हमको देखना चाहिए कि लाइन से लगाना चाहिए, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक से दूसरी बीज को लगाना चाहिए। लगाने के बाद अब हम लोग उसको मल्चिंग कर देते हैं। मल्चिंग करने के लिए या तो पुआल घर का है या पत्ता है, उससे बिल्कुल ढक देते हैं। ढकने से होता है कि हमारा मॉइस्चर भी उड़ता नहीं है और दूसरा चीज़ है कि खरपतवार हमारा उगता नहीं है, नमी बनी रह जाती है उसमें, बिल्कुल नमी बनी रह जाती है। इसलिए हम लोग उसको ढक देते हैं। ढकने के बाद अब 1 हफ्ता के बाद जब बीज का अंकुरन होने लगता है तो सारे पत्ता को हम लोग हटा देते हैं। जब हमारा नर्सरी में बीज अंकुर के 1-2 पत्ता का हो जाता है उस समय देखिएगा कि बिल्कुल ही उसका कोमल स्टेज होता है और उस समय गलन रोग सबसे ज़्यादा आता है। तो गलन रोग से बचाने के लिए हम लोग उसमें ब्लाइटॉक्स 50 और ब्लू कॉपर का घोल 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर हम लोग एक बार छिड़काव करते हैं। पहला छिड़काव करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बारिश का पानी से बचाने के लिए छोटा छोटा शेड का निर्माण कर देते हैं नर्सरी के ऊपर, या तो प्लास्टिक का या पत्ता का, किसी चीज़ से उसको किसान शेड में कन्वर्ट कर देता है। अब उसको कन्वर्ट करने से ये होता है कि बारिश का पानी हमको नर्सरी पे डायरेक्ट नहीं पड़ता है, जिसके कारण हमारे पत्ते नहीं टूटते हैं और नर्सरी में पौधा नहीं टूटता। तीसरा चीज़ है कि जब हमारा पौधा 4-5 पत्ता का हो जाता है तो उस समय देखिएगा कि पत्ती चाटने वाला कीड़ा आने लगता है। उससे बचाने के लिए हम लोग इमिडाक्लोरोपिड 2 ml का घोल एक बार छिड़काव कर देते हैं। इसके बाद सिंचाई जब उसमें करने आते हैं हम लोग, तो सिंचाई में कभी फ्लड इरिगेशन नहीं करना चाहिए, उसको या तो झरने से पटाना चाहिए और बहुत ही कम बारिश का पानी तो बिल्कुल पड़ने नहीं देना चाहिए। और सिंचाई बिल्कुल जो है 2 से 3 दिन के बाद सिंचाई करते हैं। में जो है अतिवृष्टि या बहुत ज़्यादा पानी नहीं पड़नी चाहिए, जिससे गलन आ जाएगा और कीट से भी बचाया जा सकता है उसको ढक के। तीसरा चीज़ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसान भाई ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे कि जब बिचड़ा हम लोग कबाड़ते हैं, खेत में लगाने के लिए जब बिचड़ा को कबाड़ते हैं, उस समय जब बिचड़ा कबाड़ते हैं तो उसमें घाव बन जाता है, उसी से वायरस और जितने भी कीटाणु है वो अटैक करते हैं उसमें। इसलिए हम लोग क्लोरोपाइरीफॉस के घोल से हम लोग उसमें 1 से 1.5 घंटा तक और उसमें 2 ग्राम बेविस्टिन का पाउडर मिलाकर क्लोरोपाइरीफॉस के साथ उसको 1 से 1.5 घंटा तक हम लोग बीजोपचारित कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि घाव भी भर जाता है और हमारा नर्सरी जो है, बिचड़ा जो है सो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। अब उसको हम लोग खेत में लगाते हैं तो बिल्कुल ही हमारा सही बिचड़ा और स्वस्थ बिचड़ा हमारे खेत तक पहुंचता है। किसान भाइयों, देखा आपने कि दुबे साहब ने बहुत विस्तार से बताया है कि इस खरीफ सब्जियों की नर्सरी किस तरह से तैयार करें, किस तरह की तकनीक आप इस्तेमाल करें, उसकी देखभाल कैसे करें। दुबे सर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, जानकारी तो बहुत अच्छी थी। हमारे पास दूसरी भी और भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। तो जानकारी से पहले एक संदेश देख लिया जाए। बिल्कुल किसान भाइयों, हम आपके पास फिर से हाजिर होंगे, मगर एक छोटे से विराम के बाद। राम राम काका, कहाँ चल दिया? अरे भाई, फसल में कीटनाशी का छिड़काव करने जा रहा हूँ ताकि फसल सुरक्षित रहे। और अपनी सुरक्षा? अपनी सुरक्षा मतलब काका, कीटनाशी का छिड़काव करते वक्त अपने शरीर को पूरी तरह ढक लेनी चाहिए, खास करके नाक, मुंह और आँख को। हाथ में दस्ताने पहनकर ही कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि काका, कीटनाशी विषैले होते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है और इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। हाँ। विराम के बाद फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का। भौजी, अभी आम का तोड़ाई तो हम करते हैं, मगर उसका भंडारण कैसे करेंगे? उस भंडारण के बाद
वो यदि बाजार में जाता है, यदि बच जाता है तो अचार ये सब कैसे करेंगे, उसके बारे में ये जानकारी है। तो कौन जानकारी दे रहे हैं? तो इसके बारे में विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है अनुराधा श्रीवास्तव जी, जो हमें बताएंगे कि अगर जो है आम अगर हमारे पास अगर बच जाए तो उसका प्रसंस्करण किस प्रकार से करेंगे, बाजार में उसको किस तरीके से ले जाएंगे, क्या भाव रहेगा, इसके बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आपके बागवानी में जो भी फल है आम और लीची, वो अब तोड़ने के कगार पे है और उसके तुड़ाई उपरांत इसका प्रसंस्करण कैसे करें और मूल्य संवर्धन कैसे करें, इस विषय पर हम आपसे आज चर्चा करेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराधा श्रीवास्तव जी। मैम, जैसा कि हम बात कर रहे हैं आम और लीची के प्रसंस्करण के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आम के बारे में, कि जो भी हमारे किसान जब आम की तुड़ाई कर लिए हैं तो उसके बाद उसका प्रसंस्करण कैसे करें, उसका मूल्य संवर्धन किस तरह से करें। देखिए, आम एक बहुत ही महत्वपूर्ण फल है हमारे देश में। भारत विश्व में सबसे अधिक आम का उत्पादन करता है। करीब 50% पूरे विश्व के जो आम हैं वो भारत में होते हैं। भारत में आम की 200 से अधिक प्रजातियां हैं। मेरे कहने का मतलब है कि भारत का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है हमारे देश में, और विभिन्न प्रजातियां हैं। उनमें से कुछ प्रजातियां हैं जैसे दशहरी या लंगड़ा है, जो लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी लोकल प्रजातियां हैं जो नहीं बिक पाती हैं, जो लोग इतनी अधिक मात्रा में उत्पादन होता है कि वो पड़े पड़े गल सड़ जाती हैं या फिर बहुत कम दामों में किसानों को बेचना पड़ता है। तो बात यह है कि उस नुकसान से बचाने के लिए अगर किसान प्रसंस्करण करके आम से बनने वाले विभिन्न प्रसंस्करण करे हुए उत्पादों की तरफ जाएं, तो वो एक तो इस हानि को रोक सकते हैं और उसके साथ साथ वो उनके आय का एक अच्छा स्रोत भी होता है। आम एक ऐसा फल है जो विभिन्न स्टेजों में, जैसे कच्चा आम है और पका हुआ आम है, दोनों ही स्टेजेस में इसका प्रसंस्करण किया जा सकता है। कच्चे आम से अचार, मुरब्बा, चटनी या आम का पन्ना जैसे उत्पाद प्रसंस्करण करके आप लोग अपने घर में ही उसका डब्बा बंदी करके उसको बाज़ार में ला सकते हैं। उसी तरीके से यदि आम पका हुआ है तो पके हुए आम से विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ, जैसे उसका जूस निकाल के उसका बोतल बंदी करके, या फिर आजकल आम के टुकड़ों का डब्बा बंदी करके भी मार्केट में आने लगा है, जिसमें आम को छील के उसके टुकड़े करके चाशनी में डाल के उसकी डब्बा बंदी कर देते हैं। इस तरीके का जो आपका प्रोडक्ट होता है वो 6 महीने से 1 साल तक आप उसको सामान्य तापमान पे रख सकते हैं। इसके साथ साथ आम के गूदे से जैम, जेली और पेय पदार्थों में स्क्वैश जैसे आप बहुत सारी चीज़ें जो बना सकते हैं। एक आम पापड़ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप आम का गूदा निकाल के उसको सुखाकर आम पापड़ बना सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रसंस्करण करके आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, उससे आम को ख़राब होने से बचा सकते हैं, और साथ साथ में इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाकर आप अधिक से अधिक आय भी प्राप्त कर सकते हैं। मैम, अब हम आते हैं लीची में। अब लीची में कौन कौन सी चीज़ें आती है प्रसंस्करण में, ये हमारे किसान भाइयों को बताइए। देखिए, लीची एक ऐसा फल है, एक तो ये भारत के बहुत कम स्थानों पे इसके लिए जलवायु अनुकूल होती है जहाँ हो सकता है, और सौभाग्यवश झारखंड उनमें से एक है। और यह फल बहुत कम समय के लिए बाज़ार में आता है। 15 से 20 दिन के लिए ही इसका उत्पादन होता है, और सिर्फ उतने ही लिमिटेड पीरियड के लिए, उतने ही समय के लिए ये बाज़ार में आता है। तो उससे क्या होता है, या तो हम इसे देश के दूसरे भागों में तुरंत, जो किसान भाई हैं वो उसको तुरंत मार्केटिंग करके देश के दूसरे भागों में पहुंचाएं, या तो वो उसको अधिक समय तक भंडारण करके रख सकें, तभी ये फल ख़राब होने से बचाया जा सकता है। लीची ऐसा फल है जो 2 से 3 दिन में ख़राब होने लगता है, इसका छिलका भूरा पड़ने लगता है और यह सड़ने लगता है। अतः अगर सामान्य तापमान पर इसको रखें तो इसकी शेल्फ लाइफ, जिसे हम कहते हैं, भंडारण करने की अवधि बहुत ही कम होती है। इसीलिए यहाँ पे इसका प्रसंस्करण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम इसको अधिक समय तक रख नहीं सकते। लीची के प्रसंस्करण के लिए जैसे कि आम के केस में मैंने बताया, वैसे लीची के जूस से भी बहुत विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ बनाए जा सकते हैं। जैसे कि लीची के जूस का स्क्वैश बना सकते हैं। लीची के जूस को वैसे ही बोतल बंदी करके उसमें प्रिजर्वेटिव डाल के आप वो भी रख सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ ड्रिंक्स आते, कुछ पेय पदार्थ आते हैं जिन्हें रेडी टू सर्व ड्रिंक्स कहते हैं या नेक्टर कहते हैं। इस तरीके के पेय पदार्थ आप लीची के जूस से बना सकते हैं।
साथ में लीची का जो डब्बा बंदी होती है, अगर आप निर्यात करना चाहते हैं लीची को, तो डब्बा बंदी एक ऐसा, आप लीची का छिलका हटा के, उसका बीज को हटा के, उसका जो गूदा होता है उसको चीनी की चाशनी में डुबाकर अगर उसकी डब्बा बंदी करते हैं तो अधिक समय तक वो ख़राब नहीं होगा और आप उसको निर्यात कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रोज़न लीची भी आजकल बाज़ार में आ रही है। फ्रोज़न लीची मतलब लीची के गूदे को बहुत कम तापमान पे रखा जाता है, जिस तरह से बर्फ़ जमी होती है उसी तरीके से गूदे को जमा कर रखा जाता है बहुत कम तापमान पर। इसका उपयोग भी जो लोग लीची को निर्यात करना चाहते हैं वो फ्रोज़न फॉर्म में लीची को निर्यात कर सकते हैं। और मैम आपने बताया कि आम की तुलना में जैसे कि लीची बहुत ही जल्दी ही ख़राब हो जाता है, तो इस संदर्भ में हमारे किसान भाइयों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? लीची बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और उसका कारण क्या होता है, लीची के छिलके से जो उसका पानी है वो बहुत जल्दी उड़ने लगता है, उस वजह से उसका छिलका भूरा पड़ने लगता है। लीची अंदर से ख़राब ना हो तो भी वो ऊपर से दिखने में ख़राब दिखती है, तो उसका जो पानी का होने वाला ह्रास है उसको रोकने के लिए लीची की पैकेजिंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए। उसको तुरंत तोड़ाई के बाद आप तुरंत उसको ठंडे छायादार स्थानों पे किसी कपड़े से या पत्ते से ढककर रख दें, तो उससे जितना कम, और उसको कम तापमान पर रखें, तो जितना कम से कम उसका पानी का उससे हानि होगी उतना ही ज़्यादा समय तक वो अधिक फ्रेश और लाल रंग की दिखेंगी। अब हमारे किसान भाई से हम ये बात करना चाहेंगे कि मूल्य संवर्धन के बारे में आप उन्हें क्या जानकारी देना चाहें? प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन काफ़ी मायनों में एक जैसी चीज़ें होती हैं। प्रसंस्करण में मतलब ये होता है कि जब जिस तरीके से हम आम या लीची या किसी भी फल से हम विभिन्न उसका प्रसंस्करण करके विभिन्न प्रकार के उत्पाद बना रहे हैं, वह प्रसंस्करण है। मूल्यवर्धन हम कोई भी ऐसी प्रक्रिया करें किसी भी फल में जिससे उसके मूल्य में वृद्धि हो जाए। अतः जैसे कि आम अगर आपका 30 रुपये किलो मिल रहा है तो उसी आम से आप जो जूस बनाकर बेचें उससे उसके मूल्य में करीब दुगने की वृद्धि हो जाएगी। तो इस वही प्रोसेस जो आप प्रसंस्करण करते हैं उससे ही मूल्य वृद्धि हो जाती है। किसान भाई, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको आम और लीची के तुड़ाई उपरांत प्रसंस्करण के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमसे जुड़े रहें, हमारे दी हुई जानकारियों का लाभ उठाएं। और मैम, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भौजी जानकारी कैसी लगी? अरे जानकारी तो बहुत ही बढ़िया थी और हमारे किसान भाइयों को भी बहुत फायदा हुआ होगा इस जानकारी से। मगर एक बात और है किसान भाई, अगर आपको कोई भी समस्या हो, अगर कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे मंगरा भाई जो आपको पता बताएंगे, कृपया उस पते पर आप अपनी कोई भी जो है समस्या हो उसको आप लिख करके भेज सकते हैं। कोई भी सुझाव चाहते हैं तो हमें खत लिखें, हम आपके खत को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे जी। तो किसान भाइयों, हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम दूरदर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। पिन संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि दर्शन कार्यक्रम। आशा करते हैं कि इस जानकारी से आप जरूर लाभान्वित होंगे और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।